सभी को नमस्ते। मेरा नाम है हर्षित राणा और अब से मैं क्लास 9th और 10th के लिए जियोमेट्री के चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हम क्लास 9th के मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। आपने 5th चैप्टर में यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि 5th चैप्टर के बाद आप आगे जो भी ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री से ही होगा। इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और उन्हें अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं इस लेक्चर को थोड़ा छोटा रखूँगा और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम दूसरे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं जैसे लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम लाइन की बात करते हैं, जिसके लिए हमें पहले पॉइंट की बात करनी होगी। आपने 5th चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि पॉइंट एक ऐसी फिगर है जिसकी ना कोई लेंथ होती है और ना ही कोई ब्रेड्थ होती है, लेकिन लाइन एक ऐसी फिगर है जिसकी सिर्फ लेंथ होती है। और इन दो एरोस का मतलब ये है कि ये लाइन दोनों साइड से इनफाइनाइट रूप से बढ़ाई जा सकती है। रे भी एक टाइप की लाइन ही है, बस इसमें एक बात नई ये है कि ये सिर्फ एक साइड से ही इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए इसकी सिर्फ एक ही साइड पर एरो है। अब लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन के एक पार्ट को कहते हैं। लाइन सेगमेंट दोनों ही साइड से रुका हुआ होता है और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इन तीनों में से लाइन सेगमेंट ही एक ऐसा है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। अगर आप एक 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाना चाहते हैं तो एक्चुअल में आप 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाते हैं। इस पेज में आप एक बार ये देखिए कि अगर हम दो लाइंस को एक साथ ड्रॉ करें तो कितने तरीक़ों से ड्रॉ कर सकते हैं। हम दो लाइंस को दो तरीक़ों से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले केस में हम उन्हें इस तरह बना सकते हैं, एक दूसरे को काटते हुए। इन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा तरीका है इस तरह ड्रॉ करने का, बिल्कुल रेल की दो पटरियों की तरह, जहां ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ना तो कभी काटती हैं और ना ही टच करती हैं। इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनके बीच का डिफरेंस हर पॉइंट पर एक जैसा होता है। अच्छा, क्या आप इन लाइंस को देखकर ये बता सकते हैं कि ये पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग? फ़िलहाल तो ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को काटने लगेंगी, इसीलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लेकिन पैरेलल लाइंस को आगे बढ़ाने पर भी उनके बीच का डिफरेंस हर पॉइंट पर सेम ही रहता है, यानी तब भी ये पैरेलल ही रहती हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक और है, यहाँ आप एक बार पॉइंट्स के टाइप्स भी देख लीजिए। एक हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक सीधी लाइन में बने होते हैं, यानी अगर इनमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजारी जाए तो वो लाइन इन तीनों पॉइंट्स से सीधी गुजर जाएगी, बिल्कुल इस तरह। दूसरे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक सीधी लाइन में नहीं बने होते, यानी इन तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नहीं गुजारी जा सकती। अगर आप इनमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजारने की कोशिश करेंगे भी तो हमेशा एक पॉइंट छूट ही जाएगा। आप एक इंटरेस्टिंग बात और देखिए कि कोई भी दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर ही होते हैं, और अगर आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाने हैं तो आपको एट लीस्ट 3 पॉइंट्स तो चाहिए ही होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एंगल पर। देखिए, जब एक कॉमन पॉइंट से दो रेस अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं तो एक एंगल का निर्माण होता है, बिल्कुल इस तरह। यहाँ इन दोनों रेस की वजह से जो गैप बना है, हम इस गैप को ही एंगल कह रहे हैं। जहाँ ये दोनों रेस उस एंगल के आर्म्स यानी हाथ कहे जाते हैं, और इनका ओरिजिन पॉइंट जहाँ से ये रेस निकल रही हैं वो पॉइंट कहा जाता है वर्टेक्स। जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाता है वैसे वैसे एंगल भी बड़ा होता जाता है, बिल्कुल इस तरह। अच्छा, एक बार आप यहाँ ये देखिए कि हम एक एंगल का नाम कैसे रखते हैं।
हमारे पास ये एंगल है जहाँ ये रे ए बी और बी सी इस एंगल की आर्म्स है। तो अब हम इसका नाम कुछ इस तरह रखेंगे, या तो हम इसे कहेंगे एंगल ए बी सी या फिर हम कहेंगे एंगल सी बी ए। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेट वर्टेक्स है वो अल्फ़ाबेट बीच में आना चाहिए। ठीक है। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे 30 डिग्री या 100 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम इस एंगल को मेजर करना चाहें तो डी की हेल्प से मेजर करेंगे, जिसकी मेजरमेंट आती है 50, यानी इस एंगल की वैल्यू है 50 डिग्री। अब हम आते हैं एंगल के डिफरेंट टाइप्स पर। सबसे पहले एक्यूट एंगल। ये ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री। फिर आता है राइट एंगल। ये ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, जैसे 110 डिग्री या 150 डिग्री। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, यानी ये बिल्कुल सीधा नज़र आता है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। ये ऐसे एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से भी ज़्यादा होती है और ये बिल्कुल ऐसा नज़र आता है। फिर आता है कंप्लीट एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। यहाँ ये हुआ है कि ये वाली आर्म थी वो एक पूरा राउंड लगा के वापस आ गई है। इस पेज में हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में थोड़ा और समझेंगे। यहाँ हमारे पास एक एंगल पी क्यू आर है और ये है रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। अब अगर एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 50 डिग्री है तो हमें ये फाइंड करना है कि रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, यानी एंगल पी क्यू आर और रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर के सम की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 360 में से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू को माइनस करना होगा। तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आती है 310 डिग्री। अब हम आते हैं एक और टॉपिक, पेयर ऑफ एंगल्स पर। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जब दो एंगल्स को साथ में जोड़कर बनाया जाता है तो वो कैसे नज़र आते हैं। पहले आता है एडजेसेंट एंगल्स। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ एंगल ए बी डी जो कि 70 डिग्री का है और एंगल डी बी सी जो कि 50 डिग्री का है। ये दोनों एंगल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और एक बड़ा एंगल ए बी सी बना रहे हैं, जिसकी वैल्यू होगी 120 डिग्री। इस तरह के एंगल्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। और ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिसके सम की वैल्यू 180 डिग्री बनती हो, ऐसे एंगल्स कहलाते हैं लीनियर पेयर। जैसे एंगल ए बी डी जो कि 130 डिग्री का है, वो जुड़ा है एंगल डी बी सी से जो कि 50 डिग्री का है, और एक बड़ा एंगल ए बी सी बना रहे हैं जिसकी वैल्यू 180 डिग्री है। यानी ये एडजेसेंट एंगल्स तो हैं ही, साथ ही ये लीनियर पेयर भी हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। लीनियर पेयर वाले एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी भी एडजेसेंट हैं, जिनके सम की वैल्यू 140 + 60 यानी 200 डिग्री है। इस पेज में हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में समझेंगे। देखिए, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसे केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और ये एंगल्स हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बनते हैं। जैसे यहाँ लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। साथ ही एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं,
जैसे यहाँ एंगल AOD और एंगल COB बराबर होंगे और एंगल AOC और एंगल DOB बराबर होंगे। साथ ही आप यहाँ ये भी देखिए कि यहाँ लीनियर पेयर भी बन रहे हैं, जैसे एंगल AOD और एंगल AOC लीनियर पेयर हैं, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं और इनका सम 180 डिग्री है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन काट कर जाती है तो कितने टाइप के एंगल्स बनते हैं। इस टॉपिक में हम 3 टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे। यहाँ मैंने इन सभी टाइप्स के नाम लिखे हैं। आप यहाँ इस फिगर को देखिए, यहाँ मैंने 2 पैरेलल लाइंस बनाई हैं और ये जो तीसरी लाइन आप देख रहे हैं जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन। जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है तो ऐसे में हमारे पास 3 टाइप के एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स और तीसरे हैं इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स पर आते हैं। यहाँ इस फिगर में ये ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। आप इसमें एंगल 1 और एंगल 5 को देखिए, इनमें आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। इनका मुंह सेम डायरेक्शन में सेम तरीके से खुला है। ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। साथ ही एंगल 3 और एंगल 7 भी कोरिस्पॉन्डिंग हैं और एंगल 4 और एंगल 8 भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जैसे यहाँ इस फिगर में इस 130 डिग्री के एंगल का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये एंगल, जो कि 130 डिग्री का ही होगा। और यहाँ इस फिगर में इस 50 डिग्री वाले एंगल के लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये एंगल, जो कि 50 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स पर। इनका पूरा नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। अब इस फिगर में एंगल 3 और एंगल 6 ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। साथ ही एंगल 4 और एंगल 5 भी ऑल्टरनेट एंगल होंगे। आप इसे इस तरह समझिए कि इस फिगर में इस ट्रांसवर्सल की वजह से एक Z जैसी शेप बन रही है और एंगल 3 और एंगल 6 Z वाले एंगल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह एंगल 4 और एंगल 5 भी ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल के बारे में आप ये बात याद रखिए कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ इस फिगर में इस 60 डिग्री के एंगल के लिए ऑल्टरनेट एंगल होगा ये एंगल, जो कि 60 डिग्री का ही होगा। और इस फिगर में इस 120 डिग्री के एंगल के लिए ऑल्टरनेट एंगल होगा ये एंगल, जो कि 120 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीरियर एंगल्स पर। देखिए इस तरह की फिगर में जहाँ 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट कर जाती है तो उस फिगर में इस तरह के एंगल्स बनते हैं और इन्हीं एंगल्स को कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स। यानी इस फिगर में ये जो एंगल 3 और एंगल 5 हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। साथ ही एंगल 4 और एंगल 6 भी इंटीरियर एंगल्स हैं। और इंटीरियर एंगल्स की खास बात ये है कि इनका सम 180 डिग्री होता है, यानी इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ एंगल 3 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा। बिल्कुल उसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ इस फिगर में ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और इनका सम 180 डिग्री है। और जैसे इस फिगर में ये एंगल 50 डिग्री का है तो इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू इस तरह होगी कि इनका सम 180 डिग्री आए, यानी 130 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। पैरेलल लाइन से रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक और बता दूँ। ये NCERT बुक में थ्योरम 6.6 है। ये थ्योरम कहती है कि अगर 2 लाइंस किसी एक सेम लाइन की पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। जैसे यहाँ लाइन P और लाइन R लाइन Q के पैरेलल हैं तो P और R आपस में भी पैरेलल होंगी।
ठीक है। साथ ही अगर अब इन तीनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट के जाती है तो यहाँ भी सभी एंगल्स के रूल फॉलो होंगे। जैसे एंगल ए जो कि 60 डिग्री का है, उसका ऑल्टरनेट एंगल होगा एंगल बी जो कि 60 डिग्री का ही होगा। अब एंगल बी के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल सी और वो भी 60 डिग्री का होगा। आप यहाँ ये भी देखिए कि एंगल ए और एंगल सी आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और बराबर हैं। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फिगर में लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, साथ ही ओ ई एक रे है। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। अब हमें एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। हमें ये गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, यानी एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री। साथ ही एंगल ए ओ सी की वैल्यू 40 डिग्री है, तो अब हमें ये स्टेप मिलता है। अब एंगल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस 40 को बराबर के उस साइड भेजना है, तो हमें एंगल बी ओ ई की वैल्यू मिलती है 30 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने के लिए हमें पहले एंगल सी ओ ई की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसे 360 से माइनस करना होगा। अब देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई एडजेसेंट एंगल्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, यानी इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब एंगल ए ओ सी की वैल्यू 40 डिग्री और एंगल बी ओ ई की वैल्यू 30 डिग्री रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है। 40 प्लस 30 होगा 70, तो अब इसे सॉल्व करने पर हमें ये स्टेप मिलता है। और फाइनली एंगल सी ओ ई की वैल्यू आती है 110 डिग्री। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, यानी ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने के लिए हमें एंगल सी ओ ई को 360 से माइनस करना होगा। अब 360 में से 110 माइनस करने पर हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू मिलती है 250 डिग्री। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। यहाँ इस फिगर में दो लाइंस एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, साथ ही एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री का है। एंगल ए और एंगल बी 2:3 के रेशो में है और हमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, जैसे एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और A/B बराबर 2:3 है। अब हम जानते हैं कि एंगल बी, एंगल ए और एंगल पी ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, यानी इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब एंगल पी ओ वाई की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और फाइनली हमें A प्लस बी की वैल्यू मिलती है 90 डिग्री, यानी एंगल A और B का सम 90 डिग्री है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि A और B का रेशो 2:3 है। अब अगर आपको रेशो वाले सवाल सॉल्व करने नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। फ़िलहाल आप ये देखिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ एक नए वेरिएबल x को बीच में लाएंगे और हम मानेंगे कि a बराबर 2x और b बराबर 3x है। अब क्योंकि a और b का सम 90 डिग्री है तो 2x और 3x का सम 90 डिग्री होगा, यानी 5x बराबर 90 और इसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू आती है 18। अब क्योंकि a 2x के बराबर था, यानी a बराबर 2 × 18 यानी 36। साथ ही b 3x के बराबर था, यानी b बराबर 3 × 18 यानी
54। इसका ये मतलब है कि हमें एंगल ए की वैल्यू 36 मिलती है और एंगल बी की वैल्यू मिलती है 54। साथ ही अगर हम इनका सम करें तो हमें इनका सम 90 डिग्री ही मिलता है। अब आप ये देखिए कि एंगल बी और एंगल सी एक स्ट्रेट लाइन MN पर बने हैं, इसीलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। अब b की वैल्यू 54 रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और फाइनली हमें एंगल c की वैल्यू मिलती है 126 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ इस फिगर में AB और CD दो पैरेलल लाइन्स हैं और लाइन EF लाइन CD पर परपेंडिकुलर है। साथ ही एंगल GED 126 डिग्री है और हमें एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो हमें गिवन है, जैसे एंगल FED बराबर 90 डिग्री और एंगल GED बराबर 126 डिग्री। अब हम सबसे पहले एंगल AGE को देखते हैं। यहाँ इस फिगर में लाइन AB और CD पैरेलल लाइन्स हैं और लाइन GE एक ट्रांसवर्सल है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल AGE और एंगल GED ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी बराबर हैं। अब क्योंकि एंगल GED की वैल्यू 126 डिग्री है तो एंगल AGE की वैल्यू भी 126 डिग्री होगी। ठीक है। अब हम एंगल GEF की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एंगल GED में से एंगल FED को माइनस करें तो हमें एंगल GEF मिलता है। इसे हम इस तरह लिख लेते हैं और एंगल GED और एंगल FED की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और फाइनली हमें एंगल GEF की वैल्यू मिलती है 36 डिग्री। अब हमें अपने लास्ट एंगल FGE की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं कि एंगल AGE और एंगल FGE लीनियर पेयर हैं, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं और इनका सम 180 डिग्री है। अब एंगल AGE की वैल्यू तो 126 डिग्री आई थी और उसकी वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और फाइनली हमें एंगल FGE की वैल्यू मिलती है 54 डिग्री। ये क्वेश्चन एकदम सीधा और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ इस फिगर में लाइन AB और CD पैरेलल लाइन्स हैं। साथ ही एंगल APQ की वैल्यू 50 डिग्री और एंगल PRD की वैल्यू 127 डिग्री है और हमें एंगल X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं, जैसे एंगल PRD बराबर 127 डिग्री और एंगल APQ बराबर 50 डिग्री। अब क्योंकि लाइन AB और लाइन CD पैरेलल लाइन्स हैं और लाइन PQ एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल APQ और एंगल PQR ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी बराबर हैं। अब एंगल APQ की वैल्यू 50 डिग्री है तो एंगल PQR की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी, यानी X की वैल्यू 50 डिग्री होगी। अब यहाँ लाइन PR भी एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एंगल APR और एंगल PRD ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी बराबर हैं। अब क्योंकि एंगल PRD की वैल्यू 127 डिग्री है तो एंगल APR की वैल्यू भी 127 डिग्री होगी। अब आप ये देखिए कि एंगल APR एंगल APQ और एंगल QPR यानी Y से मिलकर बना है, जिसे हम लिखें तो हमें ये स्टेप मिलता है, जिसमें एंगल APR और एंगल APQ की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और इसे सॉल्व करने पर फाइनली हमें Y की वैल्यू मिलती है 77 डिग्री। ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर। ये फिगर कुछ इस तरह बनी हुई है और इस फिगर में एंगल PQR की वैल्यू 110 डिग्री है और एंगल RST की वैल्यू 130 डिग्री है और हमें एंगल QRS की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट भी दी हुई है। हमें पॉइंट R से निकलती हुई एक लाइन बनानी है जो कि लाइन ST के पैरेलल होगी।
बिल्कुल इस तरह। यहाँ मैंने एक लाइन ए बी बनाई है जो कि लाइन एस टी और पी क्यू के पैरेलल है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें वो सब लिखना है जो भी गिवन है, जैसे एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री। यहाँ पी क्यू और ए आर पैरेलल लाइंस हैं और क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है। तो अब आप ये देखिए कि एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर ए इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी इनका सम 180 डिग्री है। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और फाइनली हमें एंगल क्यू आर ए की वैल्यू मिलती है 70 डिग्री। ठीक इसी तरह आप इस साइड देखिए, यहाँ एंगल आर एस टी और एंगल एस आर बी इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी इनका सम भी 180 डिग्री है। एंगल आर एस टी की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और इसे सॉल्व करने पर फाइनली हमें एंगल एस आर बी की वैल्यू मिलती है 50 डिग्री। अब आप ये देखिए कि एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर एस और एंगल एस आर बी एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, यानी इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब एंगल क्यू आर ए और एंगल एस आर बी की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है, जिसके आगे ये स्टेप। अब एंगल क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एंगल 120 को बराबर के उधर भेजना होगा और इसे फाइनली सॉल्व करने पर हमें एंगल क्यू आर एस की वैल्यू मिलती है 60 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लगता है कि मेरा ये चैनल ये डिज़र्व करता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल के ग्रो होने के लिए भी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट्स में अपने पसंद का टॉपिक बताइए और मैं उस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो बनाऊँगा। आप कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी कमेंट्स खुले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।